वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर बात करेंगे इस वक्त साल 2020 के अंदर भारतीय जारहियत और बर्बरियत के हवाले से जो कश्मीरी लोगों पर मजालिम ढाए गए, उसमें जो रिपोर्ट सामने इस वक्त मेरे पड़ी हुई है कि 264 कश्मीरी शहीद हुए हैं भारतीय मजालिम का सामना करते हुए। अब साल 2020 में मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से मामलात सियासी तौर पर भी और भारतीय जो अफवाज हैं उनकी इन्फ्लुएंसी जिस तरह से देखी गई, इस पर आज बात करेंगे कि पूरा साल कैसे गुजरा। दुआ गो हूं कि खुदा करे कि ये 2021 का जो साल है ये कश्मीरियों के लिए बेहतरी आए इसके अंदर, और जो जिस तरह से कर्फ्यू की कैफियत है और वहाँ पर जो मामलात हैं, जिस तरह लॉकडाउन की और कर्फ्यू की सूरत हाल है वो ख़त्म हो। बहरहाल सारा साल अगर वादी की बात की जाती रही है, आवाज़ उठाई जाती रही है, इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो यूएन तक भी गए, उसमें भी आवाज़ उठाई, लेकिन आलमी सतह पर क्यों इस मामले को सीरियसली टेकअप नहीं किया जाता, वजूहत क्या हैं? इस वक्त हमारे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब, जानना ये चाहूंगा कि पूरा साल, अगर पूरे साल की बात की जाए, 12 हमने प्रोग्राम्स किए, आप भी प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, 2020 के अंदर वो क्या वजूहात हैं कि भारतीय मजालिम और बर्बरियत को खत्म नहीं किया जा सका है अब तक कश्मीर में? बीच है ये तो खैर कश्मीरियों के लिए तो बहुत ही बुरा साल गुजरा है। जो जुल्म और बर्बरीत उन्होंने देखी है, जो इंतहा के जुल्म उन्होंने उठाए हैं, जी। जिस तरीके से उनको लॉकडाउन किया गया और जहां जवान बच्चों को जो है वो अरेस्ट करके इंडिया में जेलों में मुंतकिल किया गया, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनके बागात जो थे बहुत फ्रूट ऑर्चर्ड बहुत सारे खत्म कर दिए और औरतों और बच्चों के साथ जो जुल्म किया और 300-350 लोगों को शहीद कर दिया। आई थिंक ये एक बहुत ही बड़े जुल्म की कहानी है जो कि पूरी दुनिया की तरफ देख के उनका मुंह चढ़ा रही है कि इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बड़े करते हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स के वॉच डॉग्स हैं, यूनाइटेड नेशन के अपने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई भी उनको इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सका। और उनकी जो फौज ने, जो एक नहायत ही अनप्रोफेशनल और अनट्रेंड फौज है, उन्होंने हत्ते औरतों बूढ़े बच्चों को जिस तरह शहीद किया और पहले गन से ब्लाइंड किया, ये दुनिया में इसकी कहीं मजालिम के मसाइल ने मिसाल नहीं मिलती है। आई थिंक इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए उतना कम है और ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और आंखें खोलने का वक्त है कि उन्होंने क्या किया और क्या 2020 में किस तरीके से अपनी आंखें बंद रखी। आई थिंक हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 2021 में ये दुनिया अपनी आंखें खोलेगी और देखेगी कि एक कोने में किस तरह कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है और इसको इंडिया के जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहायत ही इंतहा पसंद हिंदू टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इसको कैसे नकेल डाली जाती है कि ये अब इस तरफ जुल्म बंद करे और उनको उनकी ह्यूमन राइट्स की जो एक ऑथराइज है उनको वो दिए, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का मौका दिया जाए और यूनाइटेड नेशन के चार्टर की जो एक रेजोल्यूशन है उस पर अमल करते हुए उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन किया जाए। आई थिंक इसके लिए अब बहुत पानी सर से गुजर चुका है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और कश्मीर कमेटी को एक बहुत ही सोच समझ के लाएअमल बनाने की जरूरत है जिस पर अमल करते हुए कश्मीर की आवाज नजर पहुंचाई जाए। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये भी सवाल करना चाहूंगा मोदी सरकार के हवाले से, बौखलाहट का शिकार क्यों है? वजूहात क्या है कि कश्मीर के अंदर आइन में भी तब्दीली की गई, खुद मुख्तारियत को भी खत्म किया गया, और तो ये एक मामला जेर बहस भी रहा पूरा साल। ये वजह क्या बनी थी? क्या पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा प्रेशर है? नहीं, देखें, बात यह है कि ये हिंदू इत्तेहा पसंद इनका एक एजेंडा है। जी। आरएस का वो ये है कि अखंड भारत और हिंदुत्व का है कि जी सिर्फ यहाँ पर हिंदू स्टेट होनी चाहिए, किसी और को हक नहीं होना चाहिए। और उनके एजेंडे में शामिल था कि कश्मीर को अपने साथ अपना हिस्सा बनाएंगे, जबकि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे भी है, बायलेटरल के शिमला मुआहदे में भी शामिल था और इंडिया हमेशा कहता रहा कि ये दो तरफा मामला है और अचानक एक तरफा बना के ये कर लिया। यहाँ पर अब उसके बाद जो हालात हुए, जिस तरीके से इन्होंने लद्दाख में चाइना ने इनको मारा है डंडों से, फौजी मारे, उसके बाद इन्होंने सीएए और एनआरसी लगाया, माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह, और फिर इकोनॉमिक मॉइस्ट्री प्रॉब्लम इनकी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके लिए आया था वो भी पूरा नहीं कर सका। जिन वजूहत की वजह से अब इंडियन पब्लिक
इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिस्ट जो है मॉडरेट, वो सब इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं इस उकलाहट में अपने आवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ये कश्मीर में और जुल्म कर रहे हैं और अब ये कहते हैं कि हम इस एडवेंचर करेंगे, फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। 27 फरवरी को देख भी लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह इनकी मार लगाई, को जहाज गिरा दिए। तो ये उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहते हैं जिससे दुनिया को ये पता चले कि शायद पाकिस्तान को शादानी कर रहा है, पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने इनको तंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और इसका बहाना बना के ये पाकिस्तान पर अटैक करें। तो पाकिस्तान ने तो पैगाम का अमन दे दिया, हर जगह पर ये बात की है। साथ ही ये भी कहा कि हमारे अमन के पैगाम को हमारी कमजोरी मत समझिए, हम आपको 27 फरवरी से ज्यादा मदद दिखाएंगे। आई थिंक ये बुखलाहट में इस वजह से अब ये सिखों के साथ भी चल रहा है, खालिद किसानों के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब सिखों को दबाना चाहता है क्योंकि उनकी मूवमेंट भी स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक अब इंडिया को, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में तकसीम करने में करेगा ये। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी जानना चाहूंगा ना, क्योंकि हमने अमन का पैगाम तो बहुत दिया, लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है, साबिक DGI-SPR के अगर जुमले याद कर लूँ, वी विल रिटेलिएट, और हमने सरप्राइज भी किया। हमारे पास तारीख गवाह है कि हमने भारत के नापाक अजाइम को, जिस तरह से उसके सबोटाज को ख़त्म किया है और नेस्तो नाबूद किया, लेकिन कहीं पर मुझे कुछ लैकनेस नज़र आती है कि भारतीय कुछ ऐसे मीडिया एजेंसीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया भर में काम कर रही हैं, भारत का एक पॉजिटिव चेहरा दिखा रही हैं, जबकि जो असलियत है उसको ढका जा रहा है। तो इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? देखें, अभी BBC के ने इंडियन क्रॉनिकल के नाम से जो एक डिटेल दी है जिसमें EU डिसइंफो लैब ज्वाइन की थी, उसमें तकरीबन 750 मीडिया हाउसेज, वेबसाइट्स और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ये फैले हुए हैं। और इनका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, इंडिया को प्रोजेक्ट करना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया में इतनी ज़्यादा नेटवर्क है, ये पैसा खर्च करते हैं कि जिसकी वजह से चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो, गुलबशन यादेव की बात हो, या ये जो टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म इंडिया करता है, ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, 44 बैंक हैं जिन्होंने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है, सब चीज़ें छूट जाती हैं और वो अपने जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें कामयाब होते हैं। आई थिंक जहाँ पर अब ये काम है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के साइबर क्राइम्स को, हमारे सबको मिल के, जर्नलिस्ट को मिल के इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को इवन इसके लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, साइबर वॉर जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बताया जाए कि किस तरीके से इंडिया जो है ये स्टेट टेररिज्म कर रहा है और इसको बताने की जरूरत है कि इंडिया को इससे रोका जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं ये भी जो है वो ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इसीलिए बगैर किसी डे, बगैर किसी त्यौहार के प्रोग्राम्स रखता हूँ, कश्मीर के लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की जाती है। आप क्या समझ रहे हैं, बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट, कि हमारे दफ्तर खारजा से वो काम किया जा रहा है, उस तरह से नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है आलमी सतह पर जिस तरह से किया जाना चाहिए था? देखें, मैं आई स्टिल फील के फॉरेन ऑफिस को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कश्मीर कमेटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। खाली डोजियर बनाना और डोजियर जमा कराना इट विल नॉट क्रिएट एनी मतलब। बात यह है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, हमारी कश्मीर कमेटी को और पार्लियामेंटेरियन इनके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जी, दे हैव टू गो टू द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, फिर बरतानिया में, इस्लामी ममालिक में, वहाँ जाएं, सेमिनार करें, लोगों को बताएं, आगाही करें, वहाँ पर स्ट्राइक करें, जुलूस निकालें, बताएं कि क्या कश्मीर हो रहा है, वहाँ पर उनकी वीडियो दिखाएं, क्लिपिंग दिखाएं और फिर उसके बाद उनकी ओपिनियन को मोल्ड करके इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए। क्योंकि इस वक्त इंडिया की अमेरिका को ज़रूरत है, वो चाइना को भी इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के सीपेक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना चाहता, साउथ चाइना सी में वो इंडिया को इस्तेमाल करता है पुलिसमैन के तौर पर। जिन वजूहत से वो इंडिया की इन हरकत की तरफ से आंखें बंद कर लेता है। आई थिंक ये मसाइल है जिसकी वजह से हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है और हमें ख़ास तौर पर अपने ममालिक जो है, चाइना, रशिया, ईरान और इस्लामिक ममालिक, कम अज़ कम इनको तो बताएं कि क्या हो रहा है इस रीजन में। अगर इंडिया लड़ाई करता है या इस क्षेत्र में कोई आग लगती है तो उस आग की लपेट में इस रीजन के अलावा कौन कौन से ममालिक आएंगे,
इसके दुनिया में कैसे आग के लपेट में जाएंगे, इसके क्या असरात होंगे, जब हम ये डिटेल में बताएंगे तो दुनिया की आंखें खोलेंगी और वह इंडिया को नुकेल डालेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं बात करूं भारत की स्ट्रेटजीज के हवाले से और पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से, हंगोर आबदोस का वाक़या आपको बखूबी याद होगा, 71 की जंग याद होगी, 65 के मज़ेदार जो दिलचस्प वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं, फिर ये अभी अभिनंदन का वाक़या रिसेंटली भी आपके सामने है। तो भारत के एक साबिक पुलिस ऑफिसर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को नहीं हराया जा सकता भारत की जानिब से, ऑन रिकॉर्ड बड़ा वावेला मचा हुआ है। तो भारत फिर क्यों होश के नाखून नहीं लेता? ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय कैबिनेट्स में या भारतीय हुकूमत में बैठे हुए हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कि मजबूर करते हैं कि जंग बंदी ना होनी चाहिए बल्कि एलओसी के ऊपर फायरिंग से ही हल निकलेगा? देखें, ये जो इंडिया में एक आरआरएस का कमांडर का टोला आ गया है जी, तो मैंने अभी नाम लिए थे, ये है जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जंगजू हैं। इनका काम है कि हिंदू को प्रचार करना, अखंड भारत को लेके जाना, हिंदुत्व का प्रचार करना और उसकी जो एक नजरिया है उसके ऊपर लेके चलना। ये प्रॉब्लम है वहां पर। वो इवन आपके सामने दलित जो है, जो लो कॉस्ट हिंदू है, ये उनके पीछे भी हैं। ये हर एक के पीछे सिवाय अपर क्लास हिंदू के, जो कि 40 से 50 करोड़ हैं। बाकी सारे ये सब मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, ये उनके पीछे पड़े हैं। आई थिंक इस वजह से ये सबको चाहते हैं कि ये अपनी यहाँ से चले जाएं और ये एक हिंदू स्टेट रह जाए जो कि पहले सेकुलर होती थी। इसके लिए हमें और इसके बाद तमाम मुसलमानों को, देखो तो ओए की दुनिया में खामोश बैठी हुई है। दुनिया के तजारती इंटरेस्ट इनके साथ हैं। यूएई के 70 अरब डॉलर का कारोबार करता है, ठीक है, डॉलर का कारोबार करता है। ये उनके तजारती इंटरेस्ट इनके तो खामोश रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर अरब ममालिक को समझ आ जाए तो जैसे नेटो बना हुआ है, ऐसे इस्लामिक नेटो बना दें जिसमें उनके जितने ज़राए आमदन हैं वो इकट्ठा करें, डिफेंस इंडस्ट्री लगाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री लगाएं और अपने बैंक बनाए, उसमें ये पैसा रखें, बजाय के अरब ममालिक जो अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में पैसा रखते हैं तो सारा पैसे में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इनको जब तक इनको समझ नहीं आएगी, बाद मुसलमान लोग तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, ये मोदी सरकार जो कि नाकाम सरकार है, भारतीय सरकार और भारतीय अगर हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो मैं समझता हूँ सबसे नाकाम तरीन ये सरकार है, मोदी सरकार। ये एक वक्त था कि जो दावे किए गए थे, झूठे दावे थे, सर्जिकल स्ट्राइक है जिसको मैंने कहा था सर जी ये तो कल स्ट्राइक है, इसकी इस्तेलाह इस तरह की गई थी जो स्ट्राइक थी नहीं। अब दोबारा से किन खुशफहमियों में है कि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च करने की बातें की जा रही हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें इंडिया की जरूरत नहीं है। हाँ उनको पता है कि उनकी फौज लड़ाका नहीं है, उनको पता है कि उनकी फौज में ट्रेनिंग नहीं है जी, उनके हथियार बहुत पुराने हैं, उनके ट्रुप्स को अपने कमांडर्स के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है। और इसके बरक्स पाकिस्तान की फौज लड़ाका भी है। पाकिस्तान की फौज बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले 30-40 साल से दहशतों के खिलाफ लड़ रही है। और उसके बाद उनको अपने कमांडर्स के ऊपर बहुत एतमाद है और वो एतमाद हमने दुनिया को बता दिया जब हमने मुल्क की दहशतगर्दी खत्म कर दी। ये चीजें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं जी, उनकी बार वहाँ कश्मीरी नौजवान इनको फौज को मार रहे हैं, सिख इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम है, सीए और एनआरसी है, अभी माइनॉरिटी की दिल्ली में इतने रॉयट्स हुए थे, ये सब और इकनॉमिक तरक्की नहीं कर सके। इनकी वजह से इनके अमान का एतमाद अब ये इसके बीजेपी के ऊपर ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं, थ्रेट करते हैं, कि अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करते हैं ताकि अवाम लड़ाई की तरफ, पाकिस्तान की तरफ लग जाएं और ये अपनी नाकामियों को छुपा दें। चलें, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस रवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिफेंस एनालिस्ट हैं और एनालिसिस कर रहे थे कश्मीर के मामलात पर। नाज़रीन, कुछ खुलकर यहाँ पर बात करना चाहूँगा। भारतीय सरकार और मोदी सरकार के हवाले से नाकाम तरीन ये तारीख की सरकार है भारतीय सरकार, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी सर्जिकल स्ट्राइक की, और फिर दावा करते हैं दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की। तो मैं बड़े दावे के साथ आपको कह सकता हूं, जैसे साबिक डीजी आईएसपीआर साहब ने कहा था कि वी विल रिटेलिएट एंड वी विल मेक यू सरप्राइज्ड। आप सर्जिकल स्ट्राइक करने आए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपके मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। वो स्ट्राइक क्या होगी आपके मुल्क में, आपको जवाब मिल जाएगा। जिस तरह से तैयारे उड़ाना नहीं आते इनके कमांडर को,
फिर कुछ एक नया सरप्राइज दिया जाएगा। बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, इसके बाद कुछ दीगर स्टोरीज उस पर बात करेंगे।